हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल तनु क्लासेस में। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों काफी दिनों से मैं आप लोगों से वादा करता रहा कि आपका साइंस का क्लास अब स्टार्ट होगी। लेकिन फाइनली दोस्तों आज से आपका साइंस का क्लास यानी कि क्लास 12 का साइंस का क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, शुरू का 3 दिन में हम लोग सुबह रोज आपका अभी 2 वीडियो आएगी। सुबह मॉर्निंग को आएगी दोस्तों केमिस्ट्री का लगातार 3 दिन। ठीक है, सुबह दोस्तों मॉर्निंग में आएगी आपका कौन सा क्लास? केमिस्ट्री का। उसके बाद दोस्तों आपका जो इवनिंग में है, इवनिंग में दोस्तों आपका क्लास होगा, वो होगा बायो का। ठीक है, इवनिंग में बायो का। उसके बाद ये 3 दिन का चलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 दिन बचेगा दोस्तों, तो वो 3 दिन में दोस्तों आपका हो जाएगा मैथ। ठीक है, सुबह सुबह हो जाएगा आपका मैथ। उसके बाद दोस्तों शाम को यानी कि इवनिंग में 3 डे इवनिंग में दोस्तों आपका हो जाएगा फिजिक्स। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे 3 दिन करके। हम लोग रोज 2-2 करके क्लास करेंगे, मॉर्निंग और इवनिंग को, और चारों सब्जेक्ट को 6 दिन में करेंगे। और बाकी जो एक दिन आपका बच जाएगा, तो उस दिन दोस्तों हम लोग हिंदी को कंप्लीट करेंगे, हिंदी को और इंग्लिश को। क्योंकि हिंदी का सिलेबस इंपॉर्टेंट तो है हिंदी, लेकिन सिलेबस उतना बड़ा नहीं है। तो एक दिन जो बीच में बच जाएगा उस दिन हम लोग हिंदी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसी शेड्यूल से आपका क्लास चलेगा। हो सकता है किसी दिन कोई क्लास छूट जाए, लेकिन आपका कंप्लीट आईएससी जो है यहाँ पर कंप्लीट कराई जाएगी। उस दिन से दोस्तों इंतजार इसलिए करवा रहे थे क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम भी थी, और आप लोगों के लिए दोस्तों पीडीएफ तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। ठीक है, फाइनली अब सब कुछ हो चुका है। हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं आज से। उससे पहले एक सिलेबस का वीडियो डाल देंगे, आप देख लीजिएगा कि कैसे कैसे कितने मार्क्स का पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है। वो सिलेबस का वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर 1 जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ठोस अवस्था, उसी को दोस्तों पढ़ेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, और टेस्ट देना जरूरी है दोस्तों, जानते हैं कोई भी तैयारी करने से पहले नहीं, कोई भी तैयारी करते हैं तो टेस्ट जरूर दीजिए, ताकि आपसे इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे। ठीक है, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपका टेस्ट लिया जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। कहां पर? तनु क्लासेस सर्च करके, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा। इस चैप्टर पर हम लोग पढ़ने वाले ठोस क्या है, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका प्रकार पढ़ेंगे, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर पढ़ेंगे। फिर वीडियो अगर ज्यादा लंबी नहीं होगी तो फिर हम और आगे चीजों को पढ़ेंगे। बस आप चीजों को समझ में जाइए, और कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको रिवीजन करने में एग्जाम के समय आसानी हो। और जब भी नेक्स्ट क्लास में आएंगे दोस्तों, तो आप इसको रिवीजन करके जरूर आइएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है कि ठोस की परिभाषा क्या है, व्हाट इज सॉलिड। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछेगा ठोस की परिभाषा क्या। हम लोग जो ठोस के बारे में चैप्टर में पढ़ते हैं, तो आखिर ये ठोस है क्या, इसको थोड़ा सा जानते हैं। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूं यहाँ पर दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए रियल में आपका ठोस है क्या, रियल में दोस्तों ठोस है क्या। आप लोग जैसे कि क्वेश्चन को, ये चैप्टर है, जैसे कि शुरू में आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, 3 प्रकार के होते हैं पदार्थ जो है, वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? पदार्थ, इसको कलर को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, आप लोग समझिए दोस्तों। पदार्थ जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पदार्थ जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर है थोड़ा सा कंप्यूटर पर लिख रहे हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं ठोस, उसके बाद एक को कहते हैं द्रव, उसके बाद दोस्तों एक को कहते हैं गैस। ठीक है, गैस मतलब गैस, द्रव मतलब आपका आ जाता है, द्रव मतलब क्या, जो घुला हुआ चीज होता है, घुला हुआ जैसे वाटर, शरबत, ये सब कुछ चीज को ले सकते हैं। और ठोस मतलब सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड मतलब जो कठोर होता हो। तो दोस्तों हम लोग शुरू में पढ़ते थे ठोस, द्रव व गैस, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं पदार्थ की जो 3 अवस्था होता था, उसमें से मेन अवस्था ठोस के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ठोस होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठोस के प्रकार के बारे में उसी चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप इस फिगर को देखिए, ये फिगर क्या कर रहा है, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। ये कोई बॉक्स है, ये क्या है दोस्तों? ये कोई बॉक्स है। ठीक है, कलर को फिर से चेंज कर देते हैं दोस्तों। ये कोई बॉक्स है, मान लेते हैं ये मिठाई का बॉक्स है, मान लेते हैं माचिस का बॉक्स है, और इसके अंदर जो है कोई रसगुल्ला रखा हुआ है, रसगुल्ला या फिर लड्डू, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये क्या रखा हुआ है? रसगुल्ला रखा हुआ गोल गोल करके। तो दोस्तों ठोस का खासियत क्या होता है कि एक बॉक्स होगा, बॉक्स जो है वो फिक्स होगा, ऐसा नहीं कि इधर टेढ़ा इधर लचीला इधर। ये सॉलिड में ये खासियत है, ये बॉक्स होगा, फिक्स होगा, और इसके अंदर जो होगा यानी कि रसगुल्ला जो है, इसको हम लोग कहते हैं 3 चीज कहते हैं। एक कहते हैं अणु, ठीक है, एक बोलते हैं इसको क्या, अणु, या फिर परमाणु, इसी को परमाणु बोलते हैं। पर 2 परमाणु मिलकर के एक अणु बनता है, जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर के क्या बन जाएगा, O2। ठीक है, तो ये हो गया क्या, अणु, और ऑक्सीजन सिर्फ क्या हो गया, परमाणु। और ये दोस्तों आयन, ये क्या है, आयन। तो इसके अंदर जो है 3 चीज होता है, इसके अंदर जो है
तीन चीज होता है। सबसे पहला यानी कि ये जो है ये तीन चीज हो सकता है। सबसे पहला आपका हो सकता है क्या, सबसे पहला हो सकता है अणु, दूसरा मतलब कि पहला अणु भी हो सकता है या फिर परमाणु या फिर आयन। ये जो नौ आपका दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये नौ में से दोस्तों ये आयन भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और अणु भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि ये अणु हो गया तो ये परमाणु हो गया, नहीं, होगा तो सभी अणु अणु होगा, होगा तो सभी परमाणु, होगा तो सभी आयन। ठीक है, तो इसको हम लोग अणु परमाणु आयन बोल सकते हैं। तो इसके अंदर जो ये रसगुल्ला रखा हुआ है ये एक फिक्स पोजीशन में है, यानी कि इसके बीच और इसके बीच का दूरी जो है हमेशा बराबर है। ठीक है, इसके बीच और इसके बीच का दूरी जो है वो हमेशा बराबर है। इसके बीच यानी कि आपस में इन सभी के बीच का जो दूरी है वो हमेशा, जैसे कि ये दूरी और ये दूरी ये हमेशा बराबर है। तो ये जो है ठोस के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी पदार्थ किसी बॉक्स के अंदर रखेंगे, यानी कि कोई भी अणु किसी बॉक्स के अंदर होगा तो उसके बीच का जो स्थान है वो निश्चित होगा, निश्चित आकार भी होगा और निश्चित स्थान भी होगा और स्थिर होगा। उसी को हम लोग जो है ठोस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन को समझते हैं, तभी आपको बातें चीजें समझ में आएगी। वे पदार्थ जिनका निश्चित आकार हो, क्या है, वे पदार्थ जिसका निश्चित आकार हो, स्पष्ट सीमा हो। सबसे पहले तो निश्चित आकार हो गया, फिर दूसरा हो गया स्पष्ट सीमा, और तीसरा स्थिर आयतन होता हो। ठीक है, सबसे पहला क्या है, निश्चित आकार हो, उसका शेप जो है निश्चित होना चाहिए, सीमा उसका निश्चित होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि किधर खुला हुआ तो किधर कुछ, ऐसा भी नहीं। और तीसरा जो है वो स्थिर आयतन होना चाहिए। आयतन जो है जैसे कि मान लेते हैं ये जग बना हुआ है, ये क्या है, ये जग है। ठीक है, ये क्या है आपका जग है। अब ये जग का ऐसा नहीं कि आयतन ये जितना है 2 किलो अटने का है तो अब 3 किलो अटने का हो जाएगा, नहीं, ये 2 किलो का ही रहेगा, इसमें 2 किलो ही मैक्सिमम अट सकता है। तो आयतन भी निश्चित होना चाहिए, उन्हें हम लोग ठोस कहते हैं। तो कभी भी डेफिनेशन पूछ दे ठोस किसे कहते हैं, निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा, स्थिर आयतन। वीडियो थोड़ा लंबी बन सकती है, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। जब आप ये कर लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्लीज ध्यान से देखिए और नोट जरूर कीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, शायद वो नोट, ये नोट आपको वहां भी मिल जाए। लेकिन अभी फिलहाल अपना नोट आप जानते ही हैं, खुद का नोट जो है सबसे मजा आता है पढ़ने में, इसलिए आप नोट जरूर कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा बात यहाँ पर बताई जा रही है। अब नोट में तो सब कुछ लिखा हुआ है नहीं। ठीक है, अब देखिए, ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापांक और अपरूपता मापांक होते हैं। इसके विपरीत ज्यादातर तरल पदार्थ निम्न अपरूपता मापांक वाले होते हैं और श्यानता का प्रदर्शन करते हैं। तो ठोस पदार्थों में जो है उच्च यंग मापक और अपरूपता मापांक होते हैं, और इसके विपरीत ज्यादातर तरल पदार्थ निम्न अपरूपता मापांक होते हैं। ठीक है, तरल पदार्थ जो है वो निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब कि निम्न अपरूपता होता है। आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है, हाँ क्लियर है। तो निम्न तरल पदार्थ होता है, और ठोस पदार्थ जो होता है यानी कि जो कठोर होता है वो उच्च मापांक का होता है। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए, भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग ठोस का अध्ययन करते हैं उसे ठोस अवस्था भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ठोस अवस्था भौतिकी। तो आपको कोई पूछ दे कि ठोस अवस्था भौतिकी क्या है, तो सीधा बोलना है कि भौतिक विज्ञान की जिस ब्रांच में, जिस शाखा हम लोग ठोस का, सॉलिड का अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को ठोस अवस्था भौतिकी कहते हैं। अब प्रत्येक ठोस जो है अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। अब ये अवयवी कण क्या होता है, तो दोस्तों अवयवी कण जो है उसी को हम लोग, यानी कि यहाँ ध्यान से देखिए, अवयवी कण, यही जो है आपका क्या है, आयन। बार बार ये चीज आएगा, अवयवी कण जो है बार बार आएगा, आपको समझ में आ जाने चाहिए। परमाणु, अणु, तो अवयवी कण के अंदर जो है आयन, परमाणु, अणु होता है। तो आपको डायरेक्ट बोल दे अवयवी कण क्या होता है, तो इसके अंतर्गत आयन को भी अवयवी कण कहते हैं, परमाणु को भी अवयवी कण कहते हैं, अणु को भी, यानी कि तीनों को मिलाकर के अवयवी कण कहते हैं। तो आपको कभी अवयवी कण आ जाए तो समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर आयन, परमाणु या फिर अणु का बात हो रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक ठोस जो है वो अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो आयन से मिलकर, या तो परमाणु से, या तो अणु से। और ये अवयवी कण जो है वो क्या है, अणु है, परमाणु है और आयन है। ठीक है, और ये जो है क्लोजली पैक्ड, यानी कि अच्छे से दबाकर पैक होते हैं। और ये जो है, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो कण होते हैं, सबसे पहले तो बता दिए क्या है, अवयवी कण यानी कि अणु, परमाणु, आयन है। और ये आपस में जो है ठोस में क्या होता है, बिल्कुल एक दूसरे से सटा हुआ होता है, क्लोजली पैक्ड। वहीं पे गैस का बात करते हैं हम लोग, अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग गैस का बात करेंगे तो गैस में एक मोलिक्यूल कण यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा। और हम लोग मेटल, इसका द्रव का अगर बात करेंगे, द्रव का, तो एक मेटल इसका यहाँ होगा और एक परमाणु इसका यहाँ होगा। ठीक है, और वहीं पे अगर हम लोग सॉलिड का बात करेंगे, सॉलिड का, तो उसका क्या था, नजदीक होता, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा, बिल्कुल सटा हुआ होता है सॉलिड में। ठीक है, तो यहाँ वही चीज कह रहा है कि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, अच्छे से दबाकर पैक किया हुआ रहता है, अर्थात जिसको हम लोग निबिड संकुलित होते हैं, और असंपीडीय होते हैं, जिसे हम लोग ठोस कठोर कहते हैं। तो कभी भी एग्जाम में पूछेगा, विद्यार्थी अपने भाषा में लिखे तो आप अपने भाषा में लिख सकते हैं कि ये अच्छे से दबे हुए होते हैं, अच्छे से सटे हुए होते हैं, और प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखिए, ठोस के अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है,
और ठोस के बीच, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है, ये आयन रखा हुआ है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इसके बीच का जो स्थान है, रिक्त स्थान इसको बोलते हैं, ये बहुत कम होता है, स्थान जो है बहुत कम होता है। किसके कंपेरिजन में? गैस और द्रव के कंपेरिजन में इसमें काफी कम स्थान होता है। ठीक है, अंतराणु के स्थान बोलते हैं दो अणु के बीच के स्थान को, और इनकी स्थिति स्थिर बनी रहती है, और इसका जो स्थिति है वो स्थिर रहता है। गैस के जैसा नहीं कि इधर उधर चलते रहे, इसके मटेरियल जो होता है आपका, वो क्या कहते हैं उसे, द्रव के जैसा नहीं कि इधर उधर चलते रहे, ये बिल्कुल फिक्स होता है। अब मटेरियल का क्या मतलब कि द्रव का क्या खासियत है, किसी बक्से के अंदर रखेंगे तो वो बक्से का आकार अगर मान लेते हैं ऐसे होगा, तो वाटर भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और सॉलिड में वैसा नहीं है। सॉलिड मान लेते एक कोना है, तो जितना ले रहा था उतना ही वो कोना ही रहेगा, वैसा नहीं कि वो कोना से गोल बन जाएगा। ठीक है, और गैस क्या है, गैस तो पूरा फैल जाता है तुरंत, तो इसलिए इसका जो है स्थान निश्चित होता है और ये बिल्कुल स्थिर होता है। ठोस का आयतन भी निश्चित होता है, आयतन जो है निश्चित होता है ठोस का। अब देखिए, इनका घनत्व गैस तथा द्रव की तुलना में अधिक होता है। तो इसका घनत्व यानी कि सॉलिड का जो घनत्व है, डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m/v। m मतलब मास, v मतलब वॉल्यूम। ठीक है, तो m/v उसका क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो इसका घनत्व जो है गैस तथा द्रव की तुलना में अधिक होता है। किसका? सॉलिड का। गैस और द्रव की तुलना में उसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा होता है सॉलिड का। मैंने आपको बताया क्यों होता है, क्योंकि इसका घनत्व जो है, जैसे कि ये सटा हुआ होता है सॉलिड में, गैस में इतना दूर होता है, द्रव में इतना दूर होता है मान लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, सटा हुआ होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला m/v, या फिर इसको मास अपॉन v, वॉल्यूम बोल सकते हैं। इनका गलनांक जो है अधिक होता है, सॉलिड का गलनांक अधिक होता है, और ये मध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन करते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लेते हैं ये है, तो ये सापेक्ष दोलन करता है। ठीक है, यानी कि ये जो घूमता है बिल्कुल एक इक्वल पार्ट पर घूमता है। अब बात करते हैं ठोसों के प्रकार के बारे में। आपको चीजें समझ में आ रही है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और प्लीज छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर छोटा सा रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि क्लास 12 तैयारी शुरू कर दी गई है। बस अब अपने दोस्तों को आप एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए, एक बार सभी को वीडियो को शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, ऐसे जैसे भी आपको करना कॉल करके कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल फ्री आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। जो सिलेबस का वीडियो थी उसको मालूम भी होगा। ठीक है, अब ठोस के प्रकार देखिए। ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। एक होता है क्रिस्टल लैटिस, एक क्रिस्टलीय ठोस, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड, और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये दो प्रकार का होता है, आपको यहीं पे याद हो जाना चाहिए। अब सबसे पहले क्रिस्टल ठोस का गुण यानी कि प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्रिस्टलीय ठोस का। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय ठोस के गुण के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस का गुण के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला गुण जो है वो है क्रिस्टलीय ठोस का मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गलनांक, वो जो है निश्चित होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यह निश्चित पर ही पिघलता है, तो इसका गलनांक जो है वो निश्चित होता है। ठीक है, तो इसका दूसरा पॉइंट, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं यानी कि एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस जो है वो विषमदैशिक होते हैं, अर्थात उनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण तथा यथा विद्युत प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक आदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसा भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रिस्टलीय ठोस के अलग अलग व्यवस्था के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका सब कुछ लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस जो है वो विषमदैशिक होते हैं, एनाइसोट्रोपिक होते हैं, अर्थात उनके कुछ भौतिक गुण यथा विद्युत प्रतिरोधकता, भौतिक गुण जैसे कि विद्युत प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, ये भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, और इसका व्यवस्था क्यों होता है, व्यवस्था के कारण। तो क्रिस्टलीय ठोस जो है वो विषमदैशिक होते हैं, उसका रीजन यहाँ पर दिया हुआ है। अब तीसरा जो पॉइंट है, यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट आपका क्या कह रहा है। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटने पर इसके दो भागों में विभक्त टुकड़ों की सतह सपाट तथा चिकनी होती है। मतलब क्या कह रहा है कि जब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को, ठीक है, जब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले चाकू से, तेज धार वाले औजार से काटेंगे तो इसके दो भागों में विभक्त होगा। ठीक है, और ये जो है सपाट होगा। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई मेटल है, ये कोई मेटल है, इसको आटा मान लेते हैं, आटा जो हम लोग रोटी बनाते हैं जिसका, तो अगर इसको दोस्तों हम लोग चाकू से काटेंगे तो ये बिल्कुल सपाट होगा, ये खुरदरा टाइप का नहीं होगा, ये बिल्कुल सपाट प्लेन टाइप का होगा। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटने पर इसके दो भागों में विभक्त टुकड़ों की सतह सपाट तथा चिकनी होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 देखिए, बार बार क्या हो जा रहा है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, क्रिस्टलीय ठोस का हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको हम लोग कहते हैं गलन की ऊष्मा, ये निश्चित तथा अभिलक्षणिक होती है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस का जो हीट ऑफ फ्यूजन है यानी कि गलन की ऊष्मा है वो निश्चित होता है और अभिलाक्षणिक होती है। और क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस पदार्थ होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो है
वो वास्तविक ठोस पदार्थ होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अक्रिस्टलीय ठोस के गुण। अक्रिस्टलीय ठोस के गुण क्या है? तो अमरफस सॉलिड जो है वो ताप के एक निश्चित परास पर, जैसे कि वो एक निश्चित सॉलिड ठोस जो क्रिस्टल ठोस थे यानी कि क्रिस्टल ठोस थे, वो क्या था, बिल्कुल निश्चित ताप पर पिघलता था। लेकिन ये वैसा नहीं है, ये जो है ताप के एक निश्चित परास यानी कि अ रेंज ऑफ टेम्परेचर पर नरम हो जाता है। एक निश्चित आने पर तुरंत नरम हो जाता है। इसी कारण इसे अक्रिस्टलीय ठोस को गलाकर सांचे में ढाला जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक कांच। इसी कारण क्योंकि ये जो है गल जाता है, तुरंत ये हो जाता है, तो जिसके कारण हमें इसको जो है हम लोग प्लास्टिक या कांच में बदल सकते हैं आराम से। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर अमरफस सॉलिड क्रिस्टलीय बन जाता है। और अक्रिस्टलीय ठोस के क्रिस्टलीय बन जाने के कारण ही प्राचीन सभ्यता के कुछ कांच के बने हुए वस्तुओं में दूधियापन पाया जाता है। तो यहाँ आपको कह रहा है कि जब हम लोग गर्म करते हैं किसको, नॉन क्रिस्टल सॉलिड को यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस को, तो एक निश्चित ताप पर अमरफस सॉलिड क्रिस्टलीय बन जाता है। वो क्या बन जाता है? अमरफस सॉलिड क्रिस्टलीय बन जाता है। ठीक है, यानी कि अक्रिस्टल से क्रिस्टल बन जाता है। और अक्रिस्टलीय ठोस के क्रिस्टलीय बन जाने के कारण ही प्राचीन सभ्यता की कुछ कांच के बने वस्तुओं में दूधियापन पाया जाता है। और इसी के कारण जो पहले के जमाने में बनते थे तो उसमें दूधियापन पाया जाता था, वो इसी के कारण। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस के क्रिस्टलीय बन जाने के कारण जो अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन था वो क्या बन गया? क्रिस्टलाइन। अब तीसरा पॉइंट देखिए, अक्रिस्टलीय पदार्थ में तरल की भांति प्रवाह प्रवृत्ति होती है। मतलब क्रिस्टलीय नहीं, अक्रिस्टलीय में तरल के जैसा जो है भांति उसके जैसा प्रवाह होने की, जैसे कि वाटर को ले लेंगे अगर, तो वाटर क्या होता है? प्रवाह होता है। तो उसी तरह अक्रिस्टलीय ठोस में जो है तरल के जैसा, द्रव के जैसा, मतलब तैरने की प्रवाह प्रवृत्ति होती है। हालांकि अक्रिस्टलीय ठोस में प्रवाह की प्रवृत्ति बहुत ही स्लो होती है और अक्रिस्टलीय ठोस में जबकि प्रवाह की जो प्रवृत्ति है वो बहुत स्लो होता है। और अक्रिस्टलीय पदार्थ की प्रवाह की प्रवृत्ति के कारण ही बहुत पुराने इमारतों के खिड़कियों आदि में लगे कांच की जड़ें ऊपर की अपेक्षा थोड़ा मोटा होता है। अब जैसे कि आप लोग पुराने जमाने में का हॉस्पिटल सब देखे होंगे या फिर और कहीं पे देखे होंगे कि खिड़की का जो शीशा होता है तो वो नीचे में थोड़ा मोटा टाइप का होता है, ऊपर में जैसे वैसे होता है लेकिन नीचे मोटा होता है। वो क्यों होता है? वो इसी के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें तरल भांति की प्रवाह होता है लेकिन वो बहुत स्लो होता है, इतना स्लो कि वो धीरे 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 कई सालों में थोड़ा सा जमता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि प्रवृत्ति के बहुत पुराने इमारतों के खिड़कियों के आदि में लगे कांच के जड़ें ऊपर की अपेक्षा थोड़ा मोटा होता है। किसके कारण? क्योंकि अक्रिस्टलीय पदार्थ जो है वो तरल की भांति प्रवाह प्रवृत्ति होती है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, अक्रिस्टलीय ठोस की प्रवृत्ति आइसोट्रोपिक यानी कि समदैशिक होती है। वो एनिसोट्रोपिक विषमदैशिक और अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो समदैशिक। बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाता है, सोचता है कि नहीं शायद ये होगा नॉन मतलब कि विषमदैशिक, लेकिन वैसा नहीं है। अक्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति जो है वो समदैशिक है यानी कि आइसोट्रोपिक। ठीक है, अब क्योंकि उनमें दीर्घ परासी व्यवस्था लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होती है तथा सभी दिशाओं में इरेगुलर अनियमित अरेंजमेंट विन्यास होता है। यहाँ पर रीजन भी बता दिया है, अक्रिस्टलीय ठोस की प्रवृत्ति समदैशिक होती है क्योंकि उनमें दीर्घ परासी लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता, तुरंत हो जाता है यहाँ पर, तुरंत जल्दी होता है, ये नहीं कि 2 घंटे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तभी सभी दिशाओं में इरेगुलर अनियमित अरेंजमेंट विन्यास होता है, जिसके कारण इसका जो स्ट्रक्चर है, दिशा वगैरह इरेगुलर होता है, अनियमित होता है। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ पॉइंट, अक्रिस्टलीय ठोस दैनिक जीवन में काफी उपयोगी है। यथा सिलिकॉन जो कि एक अक्रिस्टलीय ठोस है, सूर्य के प्रकाश के विद्युत रूपांतरण करने के लिए उपलब्ध श्रेष्ठतम फोटोवोल्टेइक पदार्थ है। यानी कि यहाँ पूछ रहा है अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो दैनिक जीवन में काफी उपयोगी है। यथा सिलिकॉन जो कि एक अक्रिस्टलीय ठोस है, सूर्य के प्रकाश के विद्युत रूपांतरण करने के लिए उपलब्ध श्रेष्ठतम फोटोवोल्टिक पदार्थ है। तो जब हम लोग सूर्य के प्रकाश के विद्युत रूपांतरण करते हैं तो उस समय ये श्रेष्ठतम जो फोटोवोल्टिक पदार्थ है। ठीक है, कौन? अक्रिस्टलीय ठोस। तो दैनिक जीवन में काफी उपयोगी है। सिलिकॉन के बारे में एग्जाम्पल दिया, उसके बारे में यहाँ पर बता भी दिया, प्रकाश जो हम लोग लेते हैं सोलर के द्वारा उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गुण यहाँ पर सारा चीज दिया हुआ, कौन कौन सा गुण है। ठीक है, उसका दूसरा है यहाँ पर आपका क्रिस्टलीय और नॉन क्रिस्टलीय, यानी कि दोनों में बीच का डिफरेंस। 5 नंबर का क्वेश्चन ये हर बार रहता है, हर बार नहीं मतलब कभी भी पूछता है तो ये 5 नंबर का ही क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले गुण की बात करते हैं, ज्यामितीय आकार, यानी कि आकार जो है किस प्रकार होता है। तो क्रिस्टलीय का जो आकार है, क्रिस्टलाइन का, इनका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है, जबकि मैंने आपको बताया। वहीं पे अक्रिस्टलीय यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन का जो ज्यामितीय आकार है वो निश्चित नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित होता है। ठीक है, ये बढ़ सकता है, घट सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ये जो है क्रिस्टलाइन वो निश्चित होता है। दूसरा है अवयवी कणों की व्यवस्था, पराशरी व्यवस्था होती है। क्या होती है क्रिस्टलाइन में? पराशरी, और इसमें भी पराशरी, अक्रिस्टलीय में भी पराशरी, तो ये दोनों सेम हो गया। ठीक है, पराशरी व्यवस्था होती है। अब तीसरा पॉइंट है प्रकृति, ये वास्तविक ठोस होते हैं। कौन वास्तविक ठोस होते हैं? क्रिस्टलाइन। और ये जो है आभासी ठोस या अति शीतल द्रव होते हैं, अर्थात द्रव के भांति बहने वाले।
मतलब ये आभासी ठोस या अतिशील द्रव होते हैं, ठीक है, अतिशीतित अर्थात द्रव के भांति बहने वाली। अब चौथा पॉइंट है गलनांक। इनका गलनांक जो है वो निश्चित होता है, किसका, क्रिस्टलाइन का, लेकिन इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, नॉन क्रिस्टलाइन का, इनका क्रिस्टलाइन का गलनांक जो निश्चित नहीं होता है, एक ताप परस्पर धीरे धीरे पिघलने लगता है, ठीक है। अब गलन उष्मा क्या होता है, गलन उष्मा जो है वो एक निश्चित होता है, किसका, क्रिस्टलाइन का, और गलन उष्मा निश्चित नहीं होता है, वो नॉन क्रिस्टलाइन का। विदलन गुण, तेज धार वाले औजार से काटने पर ये सपाट होंगे, और तेज धार वाले औजार से काटने पर ये जो है आपका क्या हो जाएगा, समान व चिकनी सतह वाले दो भागों में विभक्त नहीं होते हैं, वह चिकनी सतह वाले दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन के बारे में बता रहा है कि वो चिकनी सतह वाले दो भागों में विभक्त हो जाता है, और ये जो है नहीं होता है। अब 7वां पॉइंट देखिए दैशिकता के बारे में, ठीक है। दैशिकता क्या है, ये विषम दैशिक होते हैं, कौन, क्रिस्टलाइन। उदाहरण पोटेशियम नाइट्रेट, बेंजोइक अम्ल, कॉपर, चांदी, लोहा, सोना, नैप्थेलिन, क्वार्ज आदि। और ये समदैशिक होते हैं, उदाहरण कांच, लकड़ी, रबर, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद टेफ्लॉन, रेशा कांच, फाइबर आदि। ये जो है नॉन क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब सेकेंड डे दोस्तों, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी बढ़ चुकी है, और क्योंकि ये पहला वीडियो है, थोड़ा सा प्लीज ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो तो थोड़ा सा हो सकता है छोटा बनी, थोड़ा आपको कम चीजें समझ में आई। कोई भी डाउट हो तुरंत आप लोग शेयर कीजिए, मैं आपका लाइव जवाब दूंगा, या फिर हो सकता है वहां नहीं दे पाऊँ तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर जवाब दूंगा। और यहाँ पर क्लास 12 का ISC का संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। फिर से एक बार बता देते हैं, टोटल 6 दिन होता है, वैसे तो सप्ताह में 7 दिन होता है, तो जिसमें से एक दिन जो है आपका हिंदी लिया जाएगा, लेकिन 6 दिन में 2-2 करके क्लास होगा, टोटल 12, तो 3-3 क्लास, 3 क्लास होगा आपका बायोलॉजी का, 3 केमिस्ट्री का, 3 मैथ का, 3 इसका क्या कहता है मैथ के बाद और एक बच गया फिजिक्स का, तो 3-3 करके हम लोग क्लास लेंगे, और 100% सिलेबस आपका सही टाइम पे खत्म होगा, ठीक है। सेकंड डे आइएगा, सेकंड डे फिर हम लोग, सेकंड डे मतलब कल ही, ये वीडियो आज बनाए तो कल ही जो आपका फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो भी जा चुका होगा, या फिर नहीं हुआ होगा तो आप लोग सर्च करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और एक लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, जल्दी से सभी दोस्तों को जोड़िए, जितना जल्दी जोड़ेंगे उतना हम लोग को मजा आएगा, उतना हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी